Welcome to the next module, that is single phase transformer. Here I am using word single phase because the transformer is having two types, single phase and polyphase. In polyphase there is a three phase and the six phase. Now I want to know what is the definition of the transformer. या मैं कहूं डिफाइंड ट्रांसफार्मर, तो आप क्या कहेंगे? अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, दैट इज अ ट्रांसफार्मर. अब मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो आप बोलेंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन, मीन्स हाउ यू डिफाइन दिस, एंड द एप्लीकेशन. दो टर्म तो एक जैसी नहीं हो सकती हैं. तो हम एप्लीकेशन की बात करते हैं जब हम ट्रांसफार्मर डिफाइन करते हैं. बेसिकली दैट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो हमने देखा होगा कि हम अपने घरों में ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए करते हैं? स्टेप डाउन करने के लिए. जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, कितनी वोल्ट आ रही है हमारे पास? 220 वोल्ट. टू 20 वोल्ट सिंगल फेस में और 440 वोल्ट थ्री फेस में. तो आप बोलेंगे ये 240, 220 और ये 440 में क्या डिफरेंस है? ये जब आप मेरे थ्री फेस सिस्टम के मॉड्यूल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि थ्री फेस और सिंगल फेस में क्या डिफरेंस है और हाउ वी कन्वर्ट दिस थ्री फेस टू सिंगल फेस. तो बेसिकली हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 220. तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं उनमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज बेसिकली 12 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट. ये हमने अधिकतर देखा है. जो हमारे अधिकतर एलिमिनेटर्स होते हैं, या बेसिकली हमारे लिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द मोबाइल चार्जर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज 220 वोल्ट को. इसमें ये डीसी वोल्टेज होती है जो हम रेक्टिफाई कर देते हैं. बट सबसे पहला काम जो ट्रांसफार्मर का होता है वो क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है. तो क्या खाली हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? लेकिन जब एप्लीकेशन की बात करी तो क्या बोला हमने? स्टेप अप और स्टेप डाउन. तो ये स्टेप अप कहां पर हो रही है? अब आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास स्ट्रीट्स में कुछ 8-10 कॉलोनीज में या कुछ कॉलोनीज में आपको ट्रांसफार्मर लगे हुए मिलते हैं. फिर आप थोड़ी दूर जाएंगे तो आपको सब स्टेशंस मिलेंगे. आप और आगे कहीं जाते हैं तो आपको और सब बड़े सब स्टेशंस मिलते हैं. तो जिनका वोल्टेज आपने देखा होगा जो होता है आपके पास अधिकतर जो 11 kV होता है, 33 kV के सब स्टेशंस होते हैं, 132 kV के सब स्टेशंस होते हैं, 440 kV के सब स्टेशंस होते हैं. हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 440. ये इतने बड़े बड़े सब स्टेशन लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? हम इसके बेसिक से शुरू करें. जो हमारी वोल्टेज, जो हमारी जनरेशन होती है वो किस वोल्ट पर होती है? इट इज 440 वोल्ट और इट में भी 11 kV और इट में 22 kV. और हमारे पास ये वोल्टेज की बात हो रही है और ये हमारे आसपास जो हमने वोल्टेजेस देखी वो वोल्टेजेस हैं. इससे पहले एक चीज और जानना चाहता हूं कि हमारे घर में वोल्टेज आ रही है कि करंट आ रहा है? आप लोग कुछ बोलेंगे वोल्टेज आ रही है क्योंकि हमारे पास तो 440 वोल्ट है. कुछ बोलेंगे नहीं करंट आ रहा है. कैसे? जब लाइट चली जाती है तो कुछ लोग बोलते हैं आम भाषा में करंट चला गया. तो करंट आ रहा है कि वोल्टेज आ रही है? बेसिकली ना करंट आ रहा है ना वोल्टेज आ रही है. हमारे पास आ रही है पावर, दैट इज VI cos phi. और यहां पर हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एपरेंट पावर की. ओके. तो हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है? पावर आ रही है.
मींस वोल्टेज और करंट दोनों फॉर्म में आ रहे। तो अब हम बेसिक पे आ जाए जनरेशन से। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि हम लोग पावर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, एपरेंट पावर के फॉर्म में। तो ये जनरेशन हुआ जो मैंने अभी बोला 440 वोल्ट 11 केवी 22 केवी में, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किस पर, जो हमारे घर में आ रही है, दैट इज 440 वोल्ट। तो हम 440 से 440 ले आते। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज सब स्टेशंस? तब आप देखें कि मान लीजिए कि पावर जहां पर जनरेशन हो रहा है, पावर जनरेट किस फॉर्म में होती है? पावर तो वॉट में होती है। तो जहां वॉट होता है, आपने सुना होगा इतने मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए गए, यहाँ पर पावर का वो पावर प्लांट लगा इतने मेगावाट का, चाहे वो हाइडल हो चाहे वो किसी भी तरह का पावर प्लांट हो, वहां पर पावर का जनरेशन हो रहा होता है। तो जब पावर का जनरेशन हो रहा है, मान लीजिए कि हमें यहां पर हमारी जो पावर है दैट इज रिक्वायर्ड इज 2 मेगावाट। So here we are talking about the generation distribution. So at generation the power is supposed 2 megawatt. Here the power is 2 megawatt. So what we suppose the power factor is 1. So what we are doing? We are taking the real power is equal to the apparent power because the cos phi is 1. So we will consider here apparent power, right, VI, because, or we can say that the real power is equal to the apparent power because the power factor is 1. So we will consider here the power which is having a 1 power factor. That's why we will take power as VI. Okay. तो जहां जनरेशन है वहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन पर लेके जा रहे हैं पावर को। तो जब आप पावर को लेके जा रहे हैं, व्हाट इज P इज इक्वल टू VI, हम एपरेंट पावर की बात कर रहे हैं राइट नाउ। सो पावर इज 2 मेगावाट, वोल्टेज इज 440, so what is the current? I is equal to 2 into 10 raised to power 6 divided by 440 volt, which is a very high current. जब करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? We have a know that we have I square R losses. तो I square R losses बढ़ जाएंगे because I is very high. Okay, so इन लॉसेस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट को कम करना पड़ेगा। अब ये करंट कैसे कम होगा? क्या वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम होता है क्या? हमने देखा है ओम्स लॉ में क्या V is proportional to I, means if we increase the voltage करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि करंट भी इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज इंक्रीज करने से, तो आई स्क्वायर लॉसेस अगेन बढ़ जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहां पर? यहां पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो पावर डिवाइस की तरह काम कर रहा है, मतलब वो इस फॉर्म में काम नहीं कर रहा है। वो किस तरीके से काम करेगा? दिस इज द पावर वी हैव, दैट इज VI. सपोज हियर द वोल्टेज इज V1 I1. यहां पर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है दैट इज सपोज V2 I2. अब हम आइडियल केस में क्या मान के चलते हैं कि जो पावर हम यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं वही पावर हमें यहां पर मिलनी चाहिए। मीन्स P इज इक्वल टू V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। तभी पॉसिबल है। जो भी वोल्टेज यहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग करंट होगा, और जो भी वोल्टेज यहां पर होगा उसके अकॉर्डिंग करंट हो जाएगा व्हेन वी वांट दिस P बी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब होगा? जब V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 हो जाएगा। तो इसको यदि देखें तो हमें क्या पता चलता है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मींस ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है? ऐसे काम कर रहा है। मींस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। दैट्स व्हाई फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे? सपोज अगेन वी टेक दिस
यहां पर 2 मेगावाट को ही ट्रांसफर करना है, तो इट इज 2 इंटू 10⁶, दैट इज इक्वल टू, अब ये 440 केवी हो गया, 440 इंटू 10⁻³ इंटू I is equal to 2 into 10⁶ divided by 440 into 10⁻³ तो आप देखेंगे कि आपका करंट की वैल्यू कितनी कम हो गई. सो व्हेन द करंट विल डिक्रीज, द I square hour losses will decrease. That's why for transmission system we use the transformer to step up the voltage. तो क्या खाली ये एक कारण था, I स्क्वायर आर लॉसेस कम करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप करना पड़ा या वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ा? इतने सारे सब स्टेशन लगाने पड़े. एक सब स्टेशन लगाने का मतलब आप समझते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाया बड़ा सा, उसकी कॉस्ट हो गई, सब स्टेशन की कॉस्ट हो गई, वहां पे इंस्टॉलेशन हुआ, उसके साथ साथ डिवाइसेस और लगाने पड़ते हैं जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बोला जाता है, जिनको ट्रांसफॉर्मर के लिए भी सब स्टेशन के लिए भी इतनी मैन पावर की जरूरत पड़ी, जस्ट ओनली टू रिड्यूस द I square R losses? No, we have some more points. The first point is to reduce I square losses. What is the second point? अब आपने देखा होगा आपके घरों में कटआउट्स लगे रहते हैं जिनके अंदर एक वायर लगा होता है, या आजकल कहीं MCBs लगे होते हैं 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के. व्हाट इज दिस 5 एम्पियर 15 एम्पियर, या उस कटआउट के अंदर जो वायर लगा हुआ है, दैट इज द, हर एक वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है. ठीक है, 5 एम्पियर से एमसीबी किस लिए लगा हुआ है कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो तो वो ट्रिप हो जाएगा, 15 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो हो तो वो ट्रिप हो जाएगा. कब करंट ज्यादा फ्लो होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है. वैसे ही जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है, तो हम ढूंढते हैं अपने घर में कि हमारे घर में कहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया है. अब मान लीजिए कि आप उस वायर की थिकनेस को बढ़ा दें, 4 गुना कर दीजिए, और जहां पर शॉर्ट सर्किट यदि आपको पता चला उसी जगह पर शॉर्ट सर्किट करिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो फ्यूज उड़ जाए. हो सकता है कि आपका पोल से फ्यूज उड़ जाए, या हो सकता है कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट वहां पर जहां पर कटआउट लगा वहां पर आग लग जाए. तो बेसिकली हमने क्या किया, वायर की थिकनेस को बढ़ाया, जिससे करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई. यहां पर हम देख रहे थे जब हमने करंट निकाला था फर्स्ट केस में, कब? जब हमारी 440 वोल्ट पर हम वोल्ट पावर को ट्रांसमिट कर रहे थे, और जब हम 440 केवी को ट्रांसमिट कर रहे थे. तो दोनों के केस में, सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2, दोनों के केस में करंट की वैल्यू अलग अलग थी. इस केस में करंट ज्यादा था और इस केस में करंट कम है. तो यदि करंट ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा, वायर मोटा होगा, मतलब जो ट्रांसमिशन के लिए हम कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं उन कंडक्टर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि अभी इतना है जो भी आप देख रहे हैं आजकल, तो उससे कहीं ज्यादा इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी इस केस में बढ़ जाएगी या बढ़ानी पड़ेगी हमें. तो जब कंडक्टर का साइज इतना बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर वो इंक्रीज हो जाएगी. अब हम बोले हो जाने दो, हम तो पैसे की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है इंडिया में, तो हम कर सकते हैं. लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट, नेक्स्ट फैक्टर इज, क्या होगा नेक्स्ट फैक्टर? आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, वायर्स टूट जाते हैं, कंडक्टर वायर्स, ट्रांसमिशन सिस्टम के जो वायर्स होते हैं जिनके यहाँ सप्लाई आ रही होती है आपके यहाँ, वो टूट जाते हैं. जब वो टूट जाते हैं तो घंटों हमारे यहाँ पर लाइट नहीं आती है. क्यों? क्योंकि उनको लगाना, वायर्स को एक पोल से दूसरे पोल के बीच में लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बहुत भारी भारी होते हैं. आपने देखा होगा 4 आदमी इधर से खींचते हैं, 4 आदमी इधर से खींचते हैं, तब हम उन 2 वायर्स को, 2 पोल के बीच में वायर्स को लगा पाते हैं. वो कौन सा साइज का कंडक्टर था, इस साइज का. अब यदि इस साइज का कंडक्टर है तो आप सोच सकते हैं कि उस कंडक्टर्स को या उस वायर को उन 2 ट्रांसमिशन के पोल्स जो है उनके बीच में लगाना कितना डिफिकल्ट होगा. तो क्या हुआ, इंस्टॉलेशन
और मेंटेनेंस दोनों डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, कंडक्टर के साइज को कम करना चाहते हैं। पहला हुआ टू रिड्यूस आई स्क्वायर लॉसेस, दूसरा हुआ कॉस्ट ऑफ द कंडक्टर, तीसरा हुआ इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस। दोनों में यदि कंडक्टर का साइज ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। यहां पर मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज हाइट ऑफ द पोल। आपने देखा, अपने घर के पास देखें या आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं। यहां पर ऐसा वायर लगा होता है। ये हम इस साइज के वायर की बात कर रहे थे। जब कंडक्टर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा उससे, तो क्या होगा? क्या ये वायर ऐसे ही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ये वायर कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। इसका खुद का वेट होगा। तो जब ये वायर ऐसा होगा तो क्या होगा? लोग आते जाते जो है वो छू सकते हैं इसको, वहां पर कुछ कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो ये वायर ना हो इतना नीचे, जो सीधा होना चाहिए ऐसे, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका खुद का वेट होता है। तो हम क्या करेंगे? पोल की हाइट को बढ़ा देंगे। अभी आपने देखा बहुत ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं। अब यदि उनकी हाइट आप इतनी ज्यादा ऊंची करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी कॉस्ट ऑफ द टावर, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? टावर। कॉस्ट ऑफ द टावर विल इंक्रीज। और इन्हीं कॉस्ट में या इसी टावर्स में इंस्टॉलेशन जो होगा वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? कंडक्टर के साइज को कम रखते हैं। नेक्स्ट इज द सैग। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज द सैग। ये सैग जो है वो एक लिमिटेड या एक परमिसिबल लिमिट होती है जिसकी, जहां तक इस सैग को लिया जाए। यदि ये सैग इतना बड़ा होगा, दैट इज नॉट परमिसिबल। सो टू रिड्यूस द सैग, we reduce the size of the conductor। और इन सब के लिए कंडक्टर के साइज को कम करने के लिए, और दूसरा करंट, इन दोनों को कम करने के लिए करंट और साइज, ठीक है, दोनों को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक। एंड P इज इक्वल टू VI, एपरेंट पावर, या हम मान के चले कि द पावर फैक्टर इज 1। दैट्स व्हाई वी यूज द ट्रांसफॉर्मर फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम और स्टेप अप द वोल्टेज। अब जब उस वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं जो 440 kV पर ट्रांसमिट की जाती है या 756 kV पर आजकल ट्रांसमिट होने लगी है, जब इतनी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते जाते हैं तो उसके बाद जो आपके घरों के पास के जो सब स्टेशन है उनमें हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेजेस को, और लास्ट में आपके घर के आसपास जो है वो वोल्टेज 11 kV तक आती है और आपके घर में 440 वोल्ट पर ट्रांसमिट की जाती है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, डिफाइंड ट्रांसफॉर्मर क्या है?
It is a static device which transfer power from one circuit to another at constant frequency. You must know this definition. एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, बट हम लोग नहीं डिफाइन कर पाते. अब एक एक वर्ड को देखेंगे. It is a static device. Why we are using this term static device? Because the transformer comes under the category of AC machines. पहले आपने क्या देखा? डीसी नेटवर्क देखा, फिर सिंगल फेस एंड थ्री फेस सिस्टम देखे, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की. मशीन सब में आता है. व्हेन द मशीन स्टार्ट, द ट्रांसफार्मर कम्स अंडर दिस कैटेगरी मशीन्स. और मशीन का मतलब क्या हुआ? मूविंग पार्ट. बट ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट है क्या? नहीं होता. ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट आपने कभी देखा क्या? ट्रांसफार्मर इस पोल पे लगा था, कल दूसरे पोल पे चला गया, या उसमें से कुछ आवाज आ रही है, गड़गड़ गड़गड़, कुछ नहीं होता है. तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? स्टैटिक वर्ड यूज करना पड़ता है, बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मशीन्स विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर. अभी आपने देखा पावर को ट्रांसफर कर रहा है. कहां? जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक. नहीं, ये जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक ट्रांसफर नहीं कर रहा है. ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? आपकी पावर को वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करते समय पावर को यूज कर रहा है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में. वो भी हम आगे ट्रांसफार्मर की वर्किंग में देखेंगे कि कैसे वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर रहा है. सो इट इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर. दो अलग अलग सर्किट होते हैं, दो सर्किट्स एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं at constant frequency. This is the condition which is must for the any distribution system. So a transformer is a static device which transfer power from one circuit to another at constant frequency. What is the working principle? The working principle of the transformer is electromagnetic induction. Okay. This is the working principle of the transformer, electromagnetic induction. How the transformer works? It is having a core. Right? Then this is known as a primary side. And this is the secondary side. जब हमने प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड बोला, तो जो हमने डिफाइन में बोला था वन सर्किट टू अनदर, तो ये क्या हुआ? एक सर्किट हुआ, और ये क्या हुआ? दूसरा सर्किट हुआ. अब हमने क्या किया? प्राइमरी साइड, तो यहां पर हमने क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किया. कौन सा? एसी वोल्ट. डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है. कैसे नहीं करता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं. वी अप्लाइड द एसी वोल्टेज हियर बिकॉज इट इज अ क्लोज सर्किट. तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा. बिकॉज ऑफ दिस करंट, और एक कॉइल में जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? फ्लक्स जनरेट होती है. तो यहां पर फ्लक्स जनरेट होगी.
फ्लक्स जनरेट होने से क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, सो दैट phi is the flux. Now because of this flux there is a induction, कहां पर, सेल्फ इंड्यूस्ड होगा इंडक्शन यहां पर, so EMF induced होगा because of the self induction, the EMF will induce in this side. Now because of this flux flowing in this coil and there is a mutual induction in this coil. Now when this is a mutual induction in this coil, so ये mutual induction यहां पर क्या करेगा, EMF induced एक सोर्स की तरह काम करता है, कौन सी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए। अब जब यहां पर ये सोर्स की तरह काम करता है तो क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो हो रहा है क्या, अभी नहीं होगा बिकॉज इट्स ओपन सर्किट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कनेक्ट लोड ऑन दिस साइड। जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तब यहां पर करंट फ्लो होगा, दिस इज द करंट, और अब यहां पर हमें एक वोल्टेज मिलेगा। ओके अब इसको फिर से शुरू करते हैं। वी अप्लाई द वोल्टेज, सपोज द वोल्टेज इज V1, बिकॉज ऑफ दिस द करंट इज I1। तो हमने क्या किया, वी अप्लाई द वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ करंट I1, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ फ्लक्स phi, फ्लक्स phi1 की वजह से, phi की वजह से क्या हुआ, देयर इज अ EMF इंड्यूस्ड व्हिच इज E1 on the primary side. Why we are using the word subscript I1 1, because this is a primary side. So V1 I1 E1। अब आइडियल केस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, जितनी फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रही थी उतनी फ्लक्स इसके साथ लिंक होगी सेकेंडरी साइड के साथ। हम नहीं चाह रहे हैं कि यहां पर जितनी फ्लक्स होती उतनी यहां पर रहे, ऐसा तो नहीं चाहते ना कि यहां पर कुछ और थी फ्लक्स और यहां पर कम हो जाए, आधी हो जाए। तो दैट इज द आइडियल केस। So in ideal case, the flux linkage to this coil is similar to the flux linkage to this coil. So the EMF will also induce in this side. That is the E2 mutual induction से जो आया। This E2 is the EMF induced on the secondary side. Because of this, there is a current I2. And because of this current, there is a voltage V2. So this is a whole cycle of the transformer. We apply the voltage V1. Because of this, there is a current I1. Then the flux will produce. Because of this flux, there is a EMF induced. If this EMF induced, then the EMF induced in the secondary side. Then there is a current I2. Then there is a voltage V2. इसमें से यदि कोई भी चीज एक नहीं होगी तो आपका ट्रांसफार्मर की वर्किंग यहीं पर रुक जाएगी। अब बात एक आई थी बीच में, वी अप्लाई द AC voltage, why not DC voltage? What is EMF induced? E is equal to minus N d phi by dt. What is d phi by dt? The phi will change with time. ये कब पॉसिबल है, when we apply the AC voltage. This is the AC. जब ये मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तब क्या होगा, d phi by dt होगा, and then only the EMF will be induced. यदि ये d phi by dt कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये ऐसा हो जाए, तो क्या होगा, यहां पर EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा, और जब EMF इंड्यूस नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। So this is the working of a transformer.